हेलो स्टूडेंट्स, MEMA 208 सब्जेक्ट कोड में आज हम हीटिंग एंड एक्सपांशन ऑफ वेपर्स इन नॉन फ्लो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में देखते हैं। PV, TS और HS रिप्रेजेंटेशंस इस प्रकार से है। PV ग्राफ में दर्शाया गया है कि मान लो पहले स्टेट पर स्टीम वेट स्टीम है, उसको इस प्रकार से ऊष्मा प्रदान करी गई कि समान दाब पर वह स्टीम अतितप्त अवस्था में आ गई। इस रेखा के द्वारा यह प्रदर्शित करा गया है। पहली स्टेट अवस्था है 1 और फाइनल जो स्टेट है वो है 2। तो इस रेखा के द्वारा यह प्रोसेस हीटिंग ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर प्रदर्शित किया गया है। TS डायग्राम पे यह प्रोसेस 1 से लेकर 2 इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। ये जो ग्रीन रेखा है यह कांस्टेंट प्रेशर लाइंस को प्रदर्शित करती है। स्टीम पहले वेट रीजन में है, फिर यह सुपर हीटेड रीजन के अंदर हीटिंग करने के बाद आ जाती है। PV ग्राफ में जो शेडेड एरिया है यह वर्क डन को प्रदर्शित करेगा। वर्क ट्रांसफ़र कितना हुआ है वह इस ग्राफ के अंडर एरिया के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से TS डायग्राम में ये शेडेड एरिया जो है ग्राफ का वह टोटल हीट ट्रांसफ़र की क्वांटिटी को प्रदर्शित करेगा। HS डायग्राम में अगर इस प्रोसेस को हम प्रदर्शित करते हैं तो वह कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस प्रकार से हम देख सकते हैं 1 से लेकर 2 तक। यहाँ पे पहली अवस्था में स्टीम वेट है और सेकंड पॉइंट पे सुपर हीटेड स्टीम बन गई है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ की सहायता से इस प्रोसेस को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें वर्क कितना हुआ वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम इसे रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस माने तो वर्क डन के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है PdV। यहाँ पे दाब अगर कांस्टेंट है तो हम चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे रख सकते हैं। जो फाइनल स्टेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम माइनस इनिशियल स्टेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये जो सुपर हीटेड स्टीम के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि सुपर हीटेड स्टीम का फॉर्मूला स्पेसिफिक वॉल्यूम हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। और यहाँ पे वेट स्टीम के लिए होता है XVG। तो इस तरह से हम वेट स्टीम के लिए यहाँ पे फॉर्मूला रख सकते हैं। अगर हम VF को नेगलेक्ट करें तो ये फार्मूला V1 का होगा X1 VG1। हीट ट्रांसफ़र के लिए हम फर्स्ट लॉ का उपयोग करेंगे। डेल्टा Q बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस PdV। तो यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी कैसे ज्ञात करते हैं वो हम पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। तो दोनों अवस्थाओं के लिए सुपर हीटेड स्टीम अंतिम अवस्था पर और प्रथम अवस्था पर आंतरिक ऊर्जा जो कि वेट स्टीम थी उसके लिए इसका मान ज्ञात करेंगे हम स्टीम टेबल की सहायता से। यहाँ पे हम DV का मान रख के P का मान रख के इस प्रकार से हम हीट ट्रांसफ़र का मान ज्ञात कर सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हम दोनों अवस्थाओं पे वेट स्टीम के लिए S1 और सुपर हीटेड स्टीम के लिए S2 का मान स्टीम टेबल की सहायता से फॉर्मूला लगा के ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम चेंज इन एंट्रोपी इस प्रोसेस के लिए ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मतलब स्टीम को इस प्रकार से एक्सपांड करा गया कि उसका आयतन समान रहे। मतलब यहाँ पे हीट लॉस होगा स्टीम का, हमने माना है हीट लॉस। एक्सपांशन माना है, इसी तरह से हीटिंग भी मान सकते हैं। तो ये जो कर्व है ग्राफ है उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक्सपांशन माना है। तो मान लो स्टीम पहली अवस्था में
सुपर हीटेड थी तो वह यहाँ वेट रीजन में आ गई, उसका हीट लॉस हुआ, एक्सपांशन हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो वेट रीजन में आ गई। पीवी डायग्राम में इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, सीधी रेखा से ग्राफ प्रदर्शित होगा। इसी तरह से टीएस डायग्राम के अंदर ये कांस्टेंट वॉल्यूम्स लाइन है, इसके ऊपर ही 1 से 2 प्रोसेस दर्शाया गया है। एरो की डायरेक्शन 1 से 2, सुपर हीटेड रीजन से वेट रीजन में ये स्थिति पे पहुंच गई भाप एक्सपांशन के बाद। एचएफ डायग्राम में अगर प्रदर्शित करें तो ये रेखाएं जो होती हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस होती हैं। तो इसी लाइन पे किसी रेखा पर हम ये प्रोसेस को प्रदर्शित करेंगे, डायरेक्शन रहेगा 1 से 2। वर्क डन, हम अगर ये नॉन फ्लो प्रोसेस है तो हम जानते हैं PdV होता है, तो dV बराबर 0 है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो किया गया कार्य या वर्क ट्रांसफ़र भी 0 होगा इस प्रोसेस के लिए। हीट ट्रांसफ़र फर्स्ट लॉ के लिए हम अगर लगाएं dQ बराबर du प्लस PdV, तो यहाँ पर क्योंकि dV 0 है तो हीट ट्रांसफ़र बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो इस तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है H माइनस PV से। एंथैल्पी और दाब गिवन है अगर हमें, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हीट ट्रांसफ़र हम ज्ञात कर सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी, दोनों स्टेट पे एंट्रोपी के फॉर्मूले लगा के हम अवस्थाओं पे फॉर्मूले लगाकर हम एंट्रोपी का डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है इसमें हम 2 तरीके से इसको मान सकते हैं, एक तो रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमने ये माना कि किसी प्रकार से कोई हमने घर्षण को नगण्य माना है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वास्तविक प्रोसेस होते हैं जिसमें हम घर्षण और दूसरे हानियों को भी कंसिडर करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो रिवर्स हो सकता है और ये एक प्रकार से आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसमें एंट्रोपी समान नहीं रहती है, घर्षण आदि और दूसरी हानियों को भी हम कंसिडर करते हैं। ये वास्तविक प्रोसेस होता है क्योंकि रिवर्स वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस प्रदर्शित करे गए। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब कि हीट ट्रांसफ़र 0 है, सिस्टम की बाउंड्री से किसी प्रकार से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये टीएस डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये जो डॉटेड लाइन प्रदर्शित हो रही है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, जबकि ये दूसरी जो लाइन है वह इरिवर्सिबल प्रोसेस को प्रदर्शित कर रही है। तो स्टीम यहाँ पे पहले सुपर हीटेड थी, उसको इस प्रकार से एक्सपांशन हुआ, तो एक्सपांशन के बाद वो स्टीम वेट स्टेट में आ गई। वर्क डन अगर हम ज्ञात करें तो वर्क डन हम जानते हैं फर्स्ट लॉ से, वर्क डन बराबर चेंज हीट ट्रांसफ़र माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफ़र 0 होता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला से ये आया हमारे पास कि वर्क ट्रांसफ़र बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल के हम वर्क ट्रांसफ़र ज्ञात कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शेडेड एरिया बता रहा है वर्क लॉस्ट, मतलब कि जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो घर्षण हानियाँ वगैरह होती हैं उन लॉसेस के कारण कितना वर्क में लॉस हुआ वो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। तो वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, W1 से 2S माइनस W12। तो इस ग्राफ एरिया से हम ये वर्क में कितनी हानि हुई वो ज्ञात कर सकते हैं। हीट ट्रांसफ़र एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होता है। चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र 0 होगा तो रिवर्सिबल मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी समान रहेगी, आइडियल प्रोसेस है, जबकि प्रैक्टिकल जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें एंट्रोपी चेंज होती है। तो यहाँ पे हम दोनों अवस्थाओं के लिए फॉर्मूला लगा के स्टीम टेबल की सहायता से एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी का मान ज्ञात कर सकते हैं।
आइसोथर्मल प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि स्टीम जो है उसको हम हीट प्रदान कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं स्टीम को एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तापमान को समान रखते हुए स्टीम को हमने हीट प्रदान करी है। तो यहाँ पे PV, TS और HS डायग्राम पे ये प्रोसेस प्रदर्शित किया गया है 1 से लेकर 2 तक। तो स्टीम पहले थी वेट रीजन में, उसको हीट दी गई समान तापमान पे, तो उसका तापमान नहीं बढ़ा लेकिन वो सुपर हीटेड रीजन में पहुंच गई। तो ये इस प्रोसेस को इस ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। TS डायग्राम में स्ट्रेट लाइन आएगी, दाब जो है वो बड़ा है, कंप्रेशन हुआ है यहाँ पे स्टीम का, एक्सपांशन हुआ है स्टीम का यहाँ पर। HS डायग्राम में भी इसमें प्रदर्शित किया गया 1 से 2। पहले स्टीम वेट थी, उसके बाद में वो सुपर हीटेड हो गई कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस पे। अगर हम अब इसका हीट ट्रांसफ़र ज्ञात करें तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? TdS की सहायता से। यहाँ पर T टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये चेंज इन एंट्रोपी, तो दोनों अवस्थाओं के लिए एंट्रोपी हम ज्ञात कर सकते हैं स्टीम टेबल की सहायता से। वर्क डन कितना वर्क ट्रांसफ़र हुआ, तो नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए हम जानते हैं वर्क डन कितना होता है, फर्स्ट लॉ के द्वारा हम इक्वेशन जानते हैं, वर्क ट्रांसफ़र बराबर हीट ट्रांसफ़र माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम वर्क डन ज्ञात कर सकते हैं कि स्टीम से हमें कितना वर्क प्राप्त हुआ एक्सपांशन से। चेंज इन एंट्रोपी हम इस सूत्र की सहायता से दोनों अवस्थाओं के लिए S1 और S2 का मान रखेंगे और इस तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जो कि इस PV आरेख पर दिखाया गया है। यदि स्टीम को अगर हम हीट प्रदान करते हैं या फिर उसको एक्सपांड करते हैं, तो यदि कोई गुणधर्म जो है समान नहीं है, सभी गुणधर्मों में परिवर्तन हो रहा है, हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है और वर्क भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसे जनरल प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है PV ग्राफ में दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे पहली अवस्था में स्टीम जो थी अतितप्त थी, उसके बाद में उसका एक्सपांशन हुआ, हीट लॉस हुआ और वह कूलिंग होने के बाद में वह वेट स्टीम बन गई, वेट अवस्था में आ गई। तो ये 1 से 2 प्रोसेस में प्रदर्शित किया गया है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम जो PV रिलेशन हम जानते हैं, इक्वेशन क्या होती है, PV की पावर n बराबर कांस्टेंट। यहाँ पे n जो है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। वर्क डन हम जानते हैं नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन का सूत्र हम इससे पहले लेक्चर्स में ज्ञात कर चुके हैं। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1 होता है। यहाँ पे 1 जो है कंडीशन है पहली अवस्था के लिए भाप की, और ये वेट स्टीम के लिए। तो यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम के लिए रखेंगे दाब और आयतन, और यहाँ पे दाब और आयतन हम वेट स्टीम के लिए रखेंगे। यहाँ पे दाब भी परिवर्तित हो रहा है। हीट ट्रांसफ़र के लिए हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे, हीट ट्रांसफ़र बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफ़र। तो हम यहाँ पे सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी अगर हमें पहले से ज्ञात है, तो हम आयतन, विशिष्ट आयतन में अंतर कितना आया वो ज्ञात करके और इस फॉर्मूले में रख के हम हीट ट्रांसफ़र निकाल सकते हैं। फिर है चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी हम दोनों अवस्थाओं पर एंट्रोपी का मान स्टीम टेबल की सहायता से, सूत्रों की सहायता से ज्ञात करके यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस प्रकार से कितनी एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ वो हम ज्ञात कर सकते हैं। 6th प्रोसेस है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होता है उसमें हाई प्रेशर का फ्लूइड या स्टीम एक नैरो कंस्ट्रक्शन से या फिर नैरो पासेज के थ्रू पास कराई जाती है, जिसका कि एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा होता है कंपेरेटिव टू एंट्रेंस ऑफ स्टीम। तो इससे क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर में रिडक्शन होता है स्टीम के, और स्टीम का एक्सपांशन होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता है, एंट्रोपी भी बढ़ती है और किसी प्रकार का एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता है। तो
ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस का, जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी कहते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस को। ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें किसी प्रकार की हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है और यह इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कुछ एग्जांपल हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थ्रॉटलिंग प्रोसेस के। स्टीम स्टॉप वाल्व, थ्रॉटलिंग वाल्व installed at the entry of the steam turbine in power plants. When flow of steam takes place through these valves, throttling process occurs. इस HS ग्राफ के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे 1 से 2 ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस को प्रदर्शित किया गया है। एंथैल्पी कांस्टेंट है, एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे जो स्टीम है पहले वो वेट थी, उसके बाद में उसको और हीट प्रदान करी गई या फिर उसका एक्सपांशन हुआ तो वो सेकंड स्टेज पे पहुंच गई सुपर हीटेड रीजन में। तो ये जो है चेंज इन एंट्रोपी वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। केवल एंट्रोपी चेंज होगी, किसी प्रकार का कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वर्क डन ज़ीरो है, इंटरनल एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है और एंथैल्पी भी में भी कोई चेंज नहीं है, एंथैल्पी भी कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने हीटिंग एंड एक्सपांशन ऑफ स्टीम के डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में आज हमने पढ़ा।